मैं ट्रेन में सफ़र करता था ना सर, जहाँ ट्रेन 10 मिनट रुकती थी तो मैं वहाँ प्लेटफार्म पर वार्म अप करता था। सोच सकते हैं कोई, मेरे अंदर इतना जुनून था। मतलब बगैर बारिश होती थी, जहाँ मैंने ये गेम शुरू किया वहाँ आसाम में तो बारिश होती थी। मेरा जो बैरक थी ना, जो रहने वाली हमारी बैरक का, उसका बरामदा था 20-25 मीटर लंबा, तो मैं उसी में प्रैक्टिस करता था। उसी में 2-2 घंटे, 1.5 घंटा, 3-3 घंटे उसी में लगा रहता। आज कोई करेगा ऐसे? नींद आती थी, आपको पता है फौज में तो इतना रेस्ट तो मिलता नहीं है, लिमिटेड टाइम है सोने का। रात को मुश्किल से 5-6 घंटे मिलते हैं, उसमें 2 घंटे आपकी ड्यूटी आ गई तो रह गए 4 घंटे। तो 4 घंटे में नींद कैसे पूरी होती है? और इतनी थकावट, इतनी मेहनत। तो सर मैं कभी कभी क्या होता था, जैसे हम प्रैक्टिस के लिए चला जाता सवेरे, तो रास्ते में दिल कर जाता है यार आज तो थोड़ी देर 1 घंटा तू सो लिया, तो मैं लेट जाता, रोड के किनारे या ग्राउंड में जाता, वहाँ लेट जाता। 10 मिनट बाद सोचता अगर तू आज सो गया नहीं तो कल भी सोना पड़ेगा तेरे, इसलिए सो मत। तो सर उठ लेता था। तो उसको ऐसा जुनून था। और ये सच्चाई है सर, कामयाब होने के लिए किसी भी फील्ड में आप चलिए, जब तक ये जुनून नहीं होगा ना तब तक कामयाब नहीं हो सकते आप। मैं आर्मी में जाने से पहले स्कूल में हॉकी खेलता था, यहाँ पे स्कूलों में। हाँ, बूढ़ा खेड़ा से मैंने मैट्रिक की है। फिर 1 साल मैंने उस टाइम होती थी जिसको भी प्रेप, उस टाइम प्रेप और इंटर बोलते थे, तो मैंने प्रेप में छोटूराम किसान कॉलेज में एडमिशन लिया, वहाँ भी मैं हॉकी खेलता था। फिर मैंने जैसे आर्मी में भर्ती हो गया मैं, तो आर्मी में भी मैं हॉकी खेलता रहा। हॉकी खेलता रहा तो कौन सी पोजीशन पे थे आप? मैं लेफ्ट। तो वहाँ एक बार इंटर बटालियन का कंपटीशन था, तो टीम हमारी अच्छी थी, हम 3 नए लड़के थे, उन तीनों में मैं बेटर था। लेकिन मेरे को फर्स्ट हाफ में, मैंने उसको जो टीम इंचार्ज था मैंने उसको कहा सर माँ मेरे को फर्स्ट हाफ मेरे को खिला लीजिए, अगर मैं नहीं ठीक खेल पाता हूँ तो फिर इनको खिला लीजिए। बोले नहीं पहले ये खेलेंगे। तो मेरे को थोड़ी खुंदक सी होगी, मैंने वहीं वो शर्ट वगैरह हॉकी रख करके मैं छोड़ दिया। माँ मैं हॉकी नहीं खेलूँगा, माँ मैं इंडिविजुअल इवेंट करूँगा जिसमें अपनी ताकत के अनुसार मैं अपना सब कुछ कर सकूँ। तो तब मैंने एथलेटिक्स स्टार्ट किया। आप विश्वास नहीं करेंगे, एथलेटिक्स के अंदर मैं 100 मीटर से ट्रायल देने लगा था और मैराथन तक ट्रायल दी मैंने, सारे में सब इवेंटों में। क्योंकि इंडोरेंस तो मेरा था ही, मैं 2-3 महीने से हॉकी की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो इंडोरेंस था। लेकिन मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं पार्टिसिपेट करूं, अपनी यूनिट की तरफ से किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट करूं। लेकिन जब ट्रायल देने लगा तो मेरी पोजीशन किसी में 3rd, किसी में 4th, किसी में 5th। पार्टिसिपेट तो बेस्ट 2 करेंगे, तो मेरा किसी में नंबर नहीं पड़ा। तो एक मेरी यूनिट का एक था, वो 20 किलोमीटर वॉकिंग करता था। मैंने सबके साथ ट्रायल दी, उसके साथ नहीं दी। मैं उससे बोला मैं आप क्या करते हो, आप भी तो डेली ग्राउंड में आते हो, आप कुछ करते नहीं दिखाई दे रहे। तो वो बोला मैं तो 20 किलोमीटर वॉक करता हूँ। मैं वो क्या होता है, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना, ना कभी इवेंट देखा था। तो उसने मेरे को एक चक्कर लगा के दिखाया, बोला ये होती है वॉकिंग, इसमें दौड़ नहीं सकते आप। मैं बोला आप कितने आदमी हैं? बोले मैं अकेला हूँ। तो मैंने सोचा इसमें ठीक है, एंट्री डायरेक्ट एंट्री मिलेगी। कोई मेरे पास ना कोई कोच था, ना कोई तरीका था किसी सिस्टम का। ऐसा हुआ कि वो 7 दिन बाद, वो अच्छा वॉकर था, सर्विसेज के लिए उसको बुला लिया पुणे। तो वो चला गया, मैं रह गया अकेला। तो 2-3 नए बच्चे भी मेरे को देख करके वो भी आ गए। तो बस फिर मेरे अंदर एक जुनून था कि मैंने अभी पीछे मुड़ के नहीं देखना है, और मैं सर
आप बिलीव नहीं करोगे, मैं लास्ट ड्यूटी लगवाता था, अपनी लाइन ड्यूटी लास्ट, तो वो 3 से 5 तक होती थी। मैं क्या करता था, 4:30 बजे अपनी ड्यूटी छोड़ दी, फ्रेश होकर के नहा के मैं अपना बनियान निक्कर पहनी और चल दिया। उस जगह से रंगिया रेलवे स्टेशन है जो गुवाहाटी से इधर आप चलते हैं, वो मेरी लोकेशन से 20 किलोमीटर रंगिया रेलवे स्टेशन पड़ता था। मैं सुबह 20 किलोमीटर जाता था और 20 किलोमीटर वापस आता था। 40 हो गया सुबह, और शाम को 50 चक्कर उस ट्रैक के काट देता था। 60 किलोमीटर डेली करता था, और ना कोई डाइट थी, ना कोई दूध था, ना कोई फ्रूट था, ना कोई घी था, और वेजिटेरियन होता था मैं उस टाइम तो। लेकिन बस एक दिमाग के अंदर एक ही चीज़ बैठी कि करना है, मैंने कुछ भी करना है। 78 के अंदर मैंने ये इवेंट प्रैक्टिस शुरू की थी। उस समय क्या एज थी? मेरी थी 20-21 साल की एज थी। तो सर 78 में ये शुरू किया, 81 के अंदर मैं नेशनल चैंपियन हो गया। ओलंपिक खेल करके आया था, रणजीत सिंह मॉस्को ओलंपिक खेल के आया था। सर्विसेज में जब मेरा कंपटीशन उसके साथ हुआ तो वो लास्ट में मेरे को रनिंग करके मार के गया था। तो एएसपीटी के जो कमांडेंट थे वो सरदार जी थे। लास्ट राउंड में वो क्लियर रनिंग करके उसने मेरे को बीट किया था, नहीं मैं फर्स्ट था वहाँ। तो जब विक्ट्री सेरेमनी पर हम गए ना, तो कर्नल साहब ने मेडल जब पहनाया तो वो मेरे को, उसको रणजीत को बोलते हैं, रणजीत जिस जगह पर तू खड़ा है नहीं, ये तेरे लिए नहीं है, तेरे लिए ये दूसरी पोजीशन है, तेरे लिए यहाँ पर इसका तानराम का हक है, लेकिन तू ओलंपिक खेल करके आया, मैं खाली तेरी शर्म करके इस वजह से मैं तेरे को डिस्क्वाली नहीं किया है, याद रखना नेशनल में तेरे को ये मार देगा। और वही हुआ सर, नेशनल के अंदर, रेलवे स्टेडियम के अंदर दिल्ली में नेशनल हो रही थी, मैंने उसको 10 चक्कर में 1 चक्कर चढ़ा दिया। आखिर में उसको डिस्क्वाली होना पड़ा, मैं फर्स्ट हो गया और उस पर सिलेक्शन हो गया मेरा इस मीट के लिए जो टोक्यो में थी। वहाँ भी मैंने गोल्ड लिया और नया रिकॉर्ड कर दिया। तो आप ये अंदाजा लगाइए, एक अननोन, किसी गेम के बारे में मैं जानता भी नहीं था, कभी देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था, उसके अंदर 3 साल के अंदर नेशनल चैंपियन होना, एशियन चैंपियन होना, तो वो जुनून था और कुछ नहीं था। 2 कोच थे वहाँ जर्मनी के, बड़े इंटेलिजेंट कोच थे और बड़े मेहनती कोच थे। वो कितना बड़ा ग्रुप था जो आपका 20 किलोमीटर वॉक ट्रेनिंग होती थी, या आप अकेले थे? हम 2 थे इंडिया के। इंडिया से 2 थे? हाँ। और वहाँ से कितने थे? वहाँ से उनके साथ जो उनके कंपटीटर थे उनके साथ तो हमारे वो प्रैक्टिस करने ही नहीं देते थे। क्यों? बस उनका देश का कुछ था सिस्टम, उनसे मिलने भी नहीं देते थे। मतलब आप बातचीत भी नहीं कर पाओ? नहीं। तो आप अलग रहते थे? हम अलग रहते थे। एक बेड ब्लंकनबर्ग एक जगह है, वहाँ एक हॉस्टल था, स्पोर्ट्स हॉस्टल, उसमें रहते थे हम, वहीं ट्रेनिंग करते थे। वो जो कोच था ना, उसने मेरे से वहाँ पर जो ट्रेनिंग कराई, कभी उसने फुल डिस्टेंस नहीं कराया मेरे से 20 किलोमीटर, कभी उसने ट्रायल नहीं ली मेरी। कभी 8 किलोमीटर का टाइमिंग लेता था, कभी 10 किलोमीटर का लेता था, कभी 35 किलोमीटर का लेता था। और आप ये देखिए, जब वो 35 किलोमीटर लेके जाते थे रोड के ऊपर, अपनी कार से चलते थे साथ साथ, तो उस कोच को कितना इंटरेस्ट होगा। बस वही तो मैं बोलता था ना कि जैसे उस कोच ने मेरे को शेड्यूल दिल्ली एशियन गेम तक का लिख के दिया, उसने नीचे लिख रखा था, यू विल क्लॉक 1 hour 28 minutes इन एशियाड 82। तो मेरे लिए अचंभा था, वहाँ ये ऐसे ही लिख दिया इसने, क्योंकि उस टाइम मेरा बेस्ट टाइम 1:30 था। तो इसमें क्या है कि ये 2 मिनट तो कम करना बहुत ज़्यादा वो हो जाता था, लेकिन उसका वो जो उसने लिखा था वो सच था बिल्कुल। 19 नवंबर को एशियन गेम शुरू हुए थे और 25 नवंबर को मेरा इवेंट था। 25 नवंबर तक हिंदुस्तान को गोल्ड मेडल नहीं मिला था। सबसे खास बात थी, अच्छा जैसे कि मैं टोक्यो से गोल्ड लेकर के आया था,
वहाँ नया रिकॉर्ड किया था, मीट रिकॉर्ड। तो उसके बाद दिल्ली के अंदर उस टाइम मीडिया तो इतना था नहीं, खाली न्यूज़पेपर थे। तो न्यूज़पेपर के अंदर क्या है, एक डेली किसी न किसी न्यूज़पेपर में एक वर्ड जरूर लिखा आता था, हिंदुस्तान का गोल्ड हो या न हो किसी का, लेकिन चांद राम का पक्का गोल्ड है। तो इसलिए उस मेडल की अहमियत थी। इवेंट स्टार्ट हुआ था 17 किलोमीटर तक, मैं उस चाइनीज से कम भी मेरी 1.5 किलोमीटर की लीड थी। लेकिन 17 किलोमीटर के बाद मेरे को अचानक पेट में दर्द हो गया। तो उसकी वजह से और वो दर्द इतना पेनफुल होता है कि आदमी छोड़ने को दिल करता है कि तो छोड़ दे अब। लेकिन जैसा कि पब्लिक थी वहाँ, तो रोड के ऊपर भी इतनी पब्लिक थी कि वो रुकने नहीं दे रही थी, जबकि उनको पता चल गया था कि इसको कुछ न कुछ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि स्पीड ही वो सारी डाउन होगी। तो 19 किलोमीटर के बाद मेरे को थोड़ा 2 किलोमीटर का जो फासला था, उसमें चाइनीज मेरे को 1 किलोमीटर रिकवर कर गया। तो तब वो गोल्ड लिया। स्टेडियम में भी कहीं पैर रखने की जगह नहीं थी, रोड के ऊपर भी दोनों तरफ इतनी पब्लिक थी, बहुत ज़्यादा। तो जब वो गोल्ड लिया, तो जैसा कि डेली अखबार में आता था वो सच हो गया। तो उस कोच ने मेरे को एक बात बोली थी कि तारा, आप अब ये एशियाड खेलोगे ना, आपका गोल्ड होगा, और आप ये गेम करके वापस मेरे पास आ जाना, आपको 84 ओलंपिक में मेडल दिलाऊंगा। मैं जैसे एशियाड मैंने फिनिश किया, मैं वीआईपी गैलरी में मेरे को बुलाया। तो मैंने उनको, जितने भी वहाँ पर वीआईपी बैठे थे, उनको मैंने एक ही रिक्वायरमेंट की थी कि मैं जहाँ ईस्ट जर्मनी में ट्रेनिंग करके आया हूँ, आप मेरे को वापस वहाँ भेज दीजिए, ओलंपिक में मेडल लेकर के आऊँगा। लेकिन किसी ने नहीं भेजा। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। पर आपने फिर बाद में कभी कहा नहीं कि मुझे वापस भेजा जाए? खूब बोला मैंने, खूब बोला। किस किस को? राजीव जी को बोला, इंदिरा जी को बोला, लेकिन बस आश्वासन था खाली, हाँ कोशिश करेंगे, हम भेजेंगे, लेकिन नहीं भेजा। मैंने तो 6 महीने पहले क्वालिफाई कर दिया था, बॉम्बे में नेशनल हुई थी, क्वालिफाई कर दिया था। और उसी टाइम मेरा नाम की अनाउंसमेंट हो गई थी कि चांदराम ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर दिया। फिर इंडियन कॉन्टिजेंट का टीम कैप्टन भी था मैं उस टाइम। तो ख्वाहिश थी, खुशी भी थी। मैं ओलंपिक खेल का कंपटीशन लड़ा, मैंने यूएसए को बीट किया था, यूएसए के जो कॉम्पिटिटर थे उनको बीट किया था। तो कुछ लोग थे वो जो मेरे को वहाँ, किसी ने ये बोला था कि आप यहाँ रह जाओ, आपको ग्रीन कार्ड भी मिल जाएगा और यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी और आप अच्छे फेमस हो गए। तो आज मैं सोचता हूँ अगर मैं वो कर लेता तो ठीक था। लेकिन उस टाइम क्या था सर, जैसे एशियाड 82 से पहले मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी। तो बड़ा भाई था एक, और बाकी सब छोटे भाई थे। तो मेरी सोच ऐसी थी कि अगर मैं वहाँ चला गया तो इनको कौन देखेगा। तो मैं छोड़ नहीं सकता था इनको, तो इस वजह से मैं नहीं छोड़ पाया। वो टीस आज भी है कि अगर मैं कर लेता तो आज कुछ और होता। आप बिलीव नहीं करेंगे, नेशनल तक मेरे पास जूता नहीं था, ट्रैक सूट नहीं था। ट्रैक सूट मेरे को जब सर्विसेज के अंदर मैं सेकंड हुआ और नेशनल में रिप्रेजेंट किया, तब सर्विसेज की तरफ से एक ट्रैक सूट मेरे को मिला था। उस टाइम ट्रैक सूट अपने लुधियाना और जालंधर ही बनते थे। सेल्फ एक कंपनी होती थी जो नाइलॉन का ट्रैक सूट बनाती थी। वो ट्रैक सूट मेरे को पहली बार मिला था। ना मेरे पास जूते थे, ना कोई ट्रैक सूट था। आज तो पैदा होते ही बच्चे को पहले स्पोर्ट्स शू पहनाते हैं, उस टाइम स्पोर्ट्स शू होता नहीं था। और ये सर्विसेज का लोगो लगाना और अपने पीछे इंडिया, सामने इंडिया लिखवाना, ये कितना बड़ा फक्र की बात थी। आज तो रिक्शा वाला इंडिया लिखा है, घूम रहा है यहाँ, बताइए कोई महत्व है इसका इंडिया का?
इंडिया वही बंदा लिख सकता है जो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ लोगों ने मजाक बना रखा है। तो उस टाइम में मैं तो जब किसी को हरियाणा या पंजाब या इंडिया लिखा देखते थे ना, तो उसको देख करके ऐसे लगता था यार काश मैं भी इसी की तरह हो जाऊं, मेरे भी लग जाएगी। तो वो जुनून होता था, मेहनत थी सर। सबसे बड़ा चैलेंज था जब मेरी मदर एशियाड से पहले एक्सपायर हुई ना, जब मैं टोक्यो से मेडल लेकर के आया था तो वो पहन के घूमती थी मेरा मेडल। तो मेरे को बोलती थी बेटा जो दिल्ली में एशियन गेम होंगे नहीं इसमें ऐसा मेडल लेकर के आना। तो वो 23 जनवरी को एक्सपायर हो गई वो अचानक। वो था मेरे लिए सबसे दुखदाई टाइम। बाकी आजकल जो है अभी तो ज़्यादा ही दिक्कत होगी। बड़ा बेटा था मेरा, वो 23 साल की एज में एक्सपायर हो गया। अब ये छोटा बेटा था 1.5 महीना पहले ये एक्सपायर हो गया। मेरे तो दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी कि ये करना है। और ये तो 20 किलोमीटर वॉकिंग एक ऐसा इवेंट है सर, कदम कदम के ऊपर आपको इसमें समस्याएं पैदा हो सकती है। टेक्निक है इसकी, अगर थोड़ी भी गलत होगी तो आप डिस्क्वाली हो जाओगे। मैं अकेला भारत का सिंगल वॉकर हूँ जिसने नीचे से लेकर के ओलंपिक तक, वर्ल्ड चैंपियनशिप तक खेला हूं मैंने। ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है वर्ल्ड का जो मैंने नहीं लड़ा। कभी सिंगल वार्निंग नहीं है सर मेरे को, कभी भी, नेवर। ना मैंने कभी गलत करने की सोची। मौका भी मिलता था ना कभी गलत करने का, मैं नहीं करता था।